दोस्तों, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिसे कहेंगे गढ़ केंद्र सेंट्रल में, और यहाँ ये स्थिति है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है, जो गर्मी है, वो लगातार बढ़ रही है। भले ही ठंड का एहसास हो, लेकिन गर्मी बढ़ रही है। गर्मी इसलिए बढ़ रही है कि आज मुजफ्फरनगर में 2 जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं थी। अखिलेश यादव की सहारनपुर में सभा थी। इसके पहले अमित शाह कैराना में से वो अपनी शुरुआत कर चुके हैं यहाँ के चुनाव प्रचार की। यह वो इलाका है जहाँ सबसे पहले फेज में चुनाव है, और इस चुनाव में यह डिसाइड होना है कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश किसके साथ जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राशन दिया है, घर बैठा के खिलाया है, नमक तक दिया है, तेल तक दिया है, हम उसके साथ जाएंगे। और क्या चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि न नौकरी है, न दूसरी चीज़ें हैं, हम क्यों जाएं। तमाम सारी चीज़ें हैं। किसानों का कहना है कि उनको दर्द मिला है, उनके लोग मरे हैं, उन्होंने आंदोलन किया है, आज उनको कुछ नहीं मिला है, हासिल कुछ नहीं हुआ है। जो वायदे किए गए थे वो वायदे भी पूरे नहीं हुए हैं। जब ऐसा हुआ हो तो फैसला यूं अटकता है। मुसलमान कहते हैं कि हमें, जो मुसलमान महिलाएं हैं वो कहती हैं हम ठगे रह गए, 3 तलाक के नाम पर हमें ठगा गया है, कुछ हासिल नहीं हुआ है, हमारी उससे भी बदतर दशा हो गई है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों में भी इस बात की शिकायत है कि उन्हें उनका हक नहीं मिला है। जब हक न मिल रहा हो, गन्ने के खेत खड़े हों, फसल जाए और उसकी लागत न मिले, मूल्य न मिले, तो ऐसी स्थिति में पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या कहेगा, क्या करेगा, इस बात को समझा जा सकता है। आज फैसले की स्थिति बन रही है। अब फैसला क्या होगा यह तो जनता को करना है, यहाँ के मतदाताओं को करना है। लेकिन मतदाता अब समझ रहा है, आकलन कर रहा है, हर चीज को देख रहा है। एक और फैक्टर है कि लोग अपने धर्म को लेकर के एक प्राउड महसूस कर रहे हैं, और उसके कारण एक धार्मिक ध्रुवीकरण भी बन रहा है। जैसे हमने देखा सहारनपुर में कि वहाँ पर धर्म के नाम पर लोग जो हैं जाने की बात करते हैं, वो अपने धर्म के कैंडिडेट को ढूंढते हैं, अपने धर्म की पार्टी को ढूंढते हैं। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो बहुत सारी स्थितियां बदल जाती हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 मंडलों की। उन 2 मंडलों में जहां पर गंगा यमुना का दोआब वहां की फसलों को लहलहाता है। हम उस सहारनपुर और मेरठ मंडल की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड और हरियाणा को टच करता है। दोनों की संस्कृतियां भी मिलती हैं, कुछ न्यू, कुछ दूसरी तरीके से। जहां सहारनपुर में पंजाबी बिरादरी के लोग काफी हैं, कुछ मेरठ में भी हैं, लेकिन कुछ बेल्ट में जाटों का प्रभुत्व है तो कुछ बेल्ट में दूसरी और जातियां हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका ये माना जाता है। उत्तर प्रदेश की 26 सीटें, 26 विधानसभा सीटें इन 2 मंडलों में आती हैं। इन 2 मंडलों की क्या राजनीतिक स्थिति है आपको पता होना चाहिए कि इन 2 मंडलों की 26 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। आपको यह भी पता होना चाहिए यह स्थिति तब है जब 38 से 40% मुसलमान आबादी है, और इसका मतलब है कि मुसलमान आबादी ने भी भाजपा को वोट दिया था। लेकिन 2022 के चुनाव में तस्वीर बदली दिखती है, बहुत सारी चीजें बदली दिखती हैं। लोग घबराए हुए हैं, राजनेता भी घबराए हुए हैं कि आखिर क्या होगा, क्योंकि हर सीट का अपना गणित है, हर तरीके से अपना। हम आपसे बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर का आपको बताते हैं कि सहारनपुर में कुल 7 सीटें हैं। 7 में पहली सीट
शुरू करते हैं गंगोह की। वहां से भाजपा के कीरत सिंह विधायक हैं। यहाँ का जो जातिगत और धार्मिक समीकरण है वो देखिए, यहाँ पर करीब 1 लाख मुसलमान मतदाता है, फिर 45,000 गुर्जर है, 45,000 दलित समुदाय से हैं। इसके बाद में सैनी बिरादरी के 25,000 हैं, ब्राह्मण और जाट 15,000 है, कश्यप 12,000 है। अब आप समझ सकते हैं 1 लाख की आबादी थी और वोटिंग जो हुई थी वो 60% के करीब हुई थी। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था, जिसके कारण भाजपा का प्रत्याशी जीता था। इसके बाद में आ जाइए नकुड़ सीट। नकुड़ सीट से राज्य मंत्री हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो भाजपा के विधायक हैं। यहां का जातिगत समीकरण भी यही है। यहां पर मुस्लिम 1,30,000 है और दलित समुदाय 65,000, सैनी समुदाय 40,000, गुर्जर समुदाय 35,000, कश्यप 20,000 और जाट 10,000 है। अब इसके बाद आ जाइए रामपुर मनिहारन सीट है। इससे भाजपा के देवेंद्र हैं और देवेंद्र निम्न की स्थिति यह है कि यहाँ का जातिगत समीकरण यह है कि दलित समुदाय की 80,000, मुस्लिम समुदाय की 70,000, गुर्जर समुदाय की 55,000, सैनी समुदाय की 20,000 और कश्यप समुदाय की 18,000 सीटें और जाट समुदाय की 12,000 सीटें। ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम वोट नहीं मिलता तो शायद यह भी नहीं जीतते। सहारनपुर नगर सीट की, यहां से समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग विधायक हैं। यहां का जातिगत समीकरण यह है कि यहां पर 2.25 लाख मतदाता मुस्लिम हैं। वैश्य समुदाय से बनिया यहां पर 50,000 हैं और दलित समुदाय के 30,000 हैं और पंजाबी यहां पर 1,10,000 है। मतलब पंजाबी यहां डिसाइडर वोट है। मुस्लिम एक तरफ ये चला जाए और बाकी सब मिल जाए तो भी यहां पर भाजपा का कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन फिलहाल सपा ने यह सीट 2017 की प्रचंड लहर के बावजूद भाजपा के जीती थी। मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाता सपा के साथ गया था। सहारनपुर देहात सीट की स्थिति यह है कि यहां से कांग्रेस के मसूद अख्तर विधायक हैं जो इमरान मसूद के रिश्तेदार हैं। जातिगत समीकरण यह है कि यहां पर मुस्लिम 1,30,000 है, अनुसूचित जातियां 18,000 है, जो राजपूत बिरादरी है वो 14,000 है, ब्राह्मण और कश्यप 10,000 है, यादव और सैनी 8,000 है। यानी मुस्लिम मतदाता जिसके साथ जाएगा वो ही जीतेगा। यह यहां की सीट का गणित है। इस बार यह सीट सपा गठबंधन को जाती दिखती है। देवबंद सीट है। देवबंद सीट से भाजपा के ब्रजेश सिंह विधायक हैं। यहां का जातिगत समीकरण यह है कि मुस्लिम करीब यहां पर 1,05,000 है और अनुसूचित जाति के लोग जो हैं 75,000 हैं। गुर्जर समुदाय और छत्री समुदाय के 35,000 हैं। यानी यहां पर भी मुस्लिम जिस तरफ जाएंगे वही जीतेगा, वही एमएलए बनेगा। और आप ये देखिए बगैर यदि मुसलमानों का सहयोग न मिला होता तो शायद भाजपा यहां से न जीती होती। एक और चीज इस सीट के बारे में बताएं कि इस सीट पर, यह ट्रेडिशनल सीट पहले कांग्रेस की हुआ करती थी 89 तक। 89 के बाद में यह सीट जो है जनता दल को चली गई। जनता दल के बाद में फिर ये भाजपा को जाने लगी। भाजपा के बाद में बसपा को गई और बसपा के बाद में एक बार सिर्फ सपा यहां से जीती है 2012 में। इसके अलावा यहां से सपा कभी नहीं जीती। तो आप समझ सकते हैं कि ये गणित है। इसका मतलब है यहां का मुसलमान भाजपा के साथ रहा है। इसके बाद में आ जाइए हम बात करते हैं बेहट सीट की। बेहट सीट में कांग्रेस के नरेश सैनी विधायक हैं। यहां का जातिगत समीकरण यह है कि यहां 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति के मतलब दलित समुदाय के 65,000 हैं, सैनी समुदाय के 35,000 हैं और ठाकुर जिन्हें राजपूत कहते हैं, छत्री कहते हैं, उनके 15,000 हैं और कश्यप के 10,000 वोट हैं। यानी यहां पर भी डिसाइडर मुसलमान है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर स्थिति में, और आप देखिए मुसलमान भी हिंदू चेहरों को जिताता आया है।
जितनी ये सीटें मैंने आपको गिनाई, आप देखिए मुसलमान हिंदुओं को वोट देता है, ये नहीं कह सकते नहीं देता है, लेकिन जब उसके साथ अत्याचार होता है, उसके साथ में बदमाशी होती है, तो वो फिर दुखी होता है, और जब दुखी होता है तो बदलाव करता है। और निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। इन 7 सीटों में कितनी भाजपा जीत पाएगी, यह सवालिया निशान में है। इसके बाद आ जाइए, सहारनपुर मंडल में ही मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं। यहां एक है बुढ़ाना सीट। बुढ़ाना सीट से भाजपा के उमेश मलिक विधायक है, और जातिगत समीकरण जबकि यहां पर क्या है, 1.5 लाख जो है मुस्लिम मतदाता है। अब जहां 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हो और भाजपा का जीते, इसका मतलब है कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया है। बगैर उनके वोट के आप इतना वोट नहीं पा सकते थे। तो एक चीज समझिए। इसके बाद में यहां पर दूसरी जो सबसे बड़ी जातिगत समीकरण है वो 75,000 जाट है, और दलित समुदाय का 40,000 है, और राजपूत बिरादरी का 20,000 है, कश्यप, सैनी और त्यागी 15,000 है, और बनिया समुदाय के 5,000 वोट है। इसका मतलब है वहां जो वोट का गणित है वो सपा और आरएलडी गठबंधन के पक्ष में जाता दिखता है। इसके बाद में आप देखिए चरथावल सीट। चरथावल से भाजपा के विजय कश्यप जीते थे, और विजय कश्यप आज नहीं है, उनकी पत्नी वहां से भाजपा की कैंडिडेट है इस बार। यहां का जातिगत समीकरण यह है कि मुस्लिम यहां पर करीब 1.25 लाख है, और दलित समुदाय के 60,000 वोट है, जाट समुदाय के 40,000 वोट है, कश्यप समुदाय के 30,000 वोट है, क्षत्रिय समुदाय के 25,000 वोट है, और ब्राह्मण और त्यागी 12-12 हजार के करीब है, और सैनी 10,000 है। मतलब आप समझ लीजिए यहां पर भी वही जीतेगा जिसके साथ मुसलमान जाएगा। और आप देखिए भाजपा के विजय कश्यप जीते थे, किस बूते जीते थे, क्योंकि उन्हें मुसलमानों ने सहयोग दिया था। मतलब यह गठजोड़ सदैव रहा है, इसे नहीं इनकार कर सकते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। एक सीट है यहां पर पुरकाजी। यहां से भाजपा के प्रमोद ऊटवाल विधायक हैं, और जातिगत समीकरण जबकि यहां पर भी वही है कि मुस्लिम करीब 1,15,000 है, दलित समुदाय के 85,000 है, जाट 30,000 है, ब्राह्मण और त्यागी 30,000 है, गुर्जर 20,000 है, बनिया और सैनी और कश्यप 5,000 के करीब है, और यहां से भाजपा जीती। मतलब मुसलमानों ने यहां पर भी वोट भाजपा को दिया था। इसके बाद आ जाइए मीरापुर सीट। यहां से भाजपा के अवतार भड़ाना विधायक हैं, और यहां का भी जातिगत समीकरण कमोबेश वही है। यहां पर भी मुस्लिम करीब 1,15,000 के करीब है, दलित समुदाय 60,000 है, जाट 35,000 है, गुर्जर 30,000 है, पाल समुदाय के 15,000 वोट है, कश्यप के 10,000 है, सैनी, ब्राह्मण, त्यागी 5,000 है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि यहां से भाजपा जीती। क्यों जीती? क्योंकि मुस्लिम समुदाय का वोट उन्हें भी मिला है। इसके बाद आइए खतौली सीट। खतौली जाट बेल्ट सीट मानी जाती है। खतौली में भाजपा के विक्रम सैनी विधायक है, और जातिगत समीकरण यहां पर भी है। मुस्लिम करीब 90,000 है, दलित 50,000 है, सैनी 35,000 है, जाट 30,000 है, राजपूत 25,000 है, गुर्जर 25,000 है, ब्राह्मण और त्यागी 8,000 है, कश्यप 8,000 है, और बनिया 5,000 है। मतलब आप समझ लीजिए कि यहां की भी गणित यही कहती है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं आपके साथ आया है, कुछ कम आया होगा, कुछ ज्यादा आया होगा, जिसके बूते आप जीते। फिर आ जाइए मुजफ्फरनगर शहर की सीट। यहां से भाजपा के कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, और जातिगत समीकरण यह है कि मुस्लिम यहां पर करीब 1,40,000 है, और वैश्य समुदाय बनिया जो है यहां 70,000 है, जाट, पाल और दलित समुदाय के 20,000 वोट हैं, ब्राह्मण और त्यागी के भी 20,000 के करीब वोट हैं। इसके अलावा करीब 30,000 पंजाबी भी। तो यहां पर दोनों में नेक टू नेक मुकाबला होता है। एक तरफ ये सारे वोट हो जाएं और एक तरफ सिर्फ मुसलमान हो जाएं, तो भी स्थिति कहां गड़बड़ा सकती है, ये समझा जा सकता है। अब आइए आप शामली में 3 सीटें हैं। शामली जिले की 3 सीटों में सबसे एक
जिस पर चर्चा होती, जहां से अमित शाह ने अपनी रैली की शुरुआत करी, प्रचार की शुरुआत करी उत्तर प्रदेश में, वो सीट है कैराना सीट, जहां पर पलायन का पिछली बार 2017 में ड्रामा चला था। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई पलायन नहीं हुआ था, ये सिर्फ ड्रामा किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता हुकुम सिंह ने यह ड्रामा शुरू किया था। बाद में उन्होंने संसद से लेकर सब जगह माना और माफी मांगी और कहा कि उनका कहने का मतलब यह नहीं था। आप समझ सकते हैं आज हुकुम सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए गए पाप के कारण आज वहां पर एक सांप्रदायिक तनाव हुआ, एक दंगे हुए, आप समझ सकते हैं। तो इस स्थिति में वहां से आज समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन विधायक और यहां का जातिगत समीकरण है मुस्लिम करीब 1,37,000 है, जो अब नई रिवाइज जो लिस्ट आई उसमें करीब 40-45 हजार हो गया है, और कश्यप 40,000 है, गुर्जर 26,000 है, जाट 19,000 है, सैनी 12,000 है, जाटव 10,000 है, नाई व बढ़ई 10,000 है, ब्राह्मण 8,000 है। मतलब यहां पर वही विधायक बनेगा जिसे मुसलमान चाहेंगे। अब आप समझ सकते हैं शामली सीट, शामली में भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल विधायक है और जातिगत समीकरण यहां है कि मुस्लिम 70,000 है, जाट 68,000 है, जाटव 44,000 है, वैश्य 38,000 है, कश्यप 25,000 है, ब्राह्मण 22,000 है, गुर्जर 21,000 है। आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर नेक टू नेक फाइट है। अब इसमें भाजपा की तरफ जाएगा या सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, किसको जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि सीट पे भयंकर लड़ाई है और जातिगत समीकरण एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। एक सीट है थाना भवन, इससे कैबिनेट मंत्री जो है सुरेश राणा यहां से विधायक है भाजपा के, और जातिगत समीकरण है कि मुस्लिम यहां पर 1,10,000 है, जाट करीब 55,000 है, जाटो 45,000 है, कश्यप 35,000 है, सैनी 25,000 है, छत्री जो राजपूत है वो 18,000 है और ब्राह्मण 15,000 है, नाई बढ़ई और जोगी 15,000 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर भी नेक टू नेक फाइट है और इस फाइट में भाजपा ले जाएगी या गठबंधन ले जाएगा, यह देखना होगा। हालांकि गठबंधन इन सभी सीटों पर हावी है। इसके बाद आ जाइए, जो ये सारी सीटों का मैंने आपको बताया, पूरा गणित बताया, इस गणित के साथ में आपको यह भी समझना होगा कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। यदि आप बदलते हुए में देखिएगा परिदृश्य में, तो मेरठ मंडल, जो पूरे मंडल की बात करेंगे और सहारनपुर मंडल की बात करेंगे, तो इनकी जो 26 सीटें हैं और 26 सीटों में जो सभी दलों ने अपनी राजनीतिक ताकत झोंक रखी है, यहाँ 2017 में दोनों मंडलों में मिलाकर के जिस तरह की स्थिति थी, 5 जिले पड़ते हैं और कल और आज हमने इन 5 जिलों का दौरा किया है। इस दौरे के बाद में जो स्थिति निकली है और जो पिछला इतिहास है कि 26 में से 20 भाजपा के पास थी, तो ऐसी स्थिति में इस बार क्या होगा। तब सपा को 3 मिली थी, कांग्रेस को 2 मिली थी, आरएलडी को 1 मिली थी और बाकी भाजपा के पास थी। लेकिन इस बार स्थितियां बहुत बदली हुई हैं, हर सीट फंसी हुई है। यहां पर मुस्लिम, जाट, दलित, गुर्जर, वैश्य, ये सारे मतदाता बड़े प्रभावशाली स्थिति में, और किस तरीके से कुछ सीटों पे कश्यप, सैनी और अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं, तो ये सब प्रभाव डालती हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने एक स्थिति बदल दी है। इनमें से अधिकतर सीटें कुछ बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से जीती गई थी। इसका मतलब है यदि थोड़ा सा झटका लग जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां धराशायी हो जाएगी, उसकी जमीन खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म होगी नहीं होगी ये तो मतदाता बताएगा। और स्थिति यह है कि नफे नुकसान की यदि हम चर्चा करें तो आज जो पिछली बार पलायन की बात चल रही थी, इस बार भाईचारे की बात चल रही है। पलायन की बात कौन याद दिला रहा है? भारतीय जनता पार्टी दिला रही है, अमित शाह दिला रहे हैं। लेकिन भाईचारे की बात कौन याद दिला रहा है?
जयंत चौधरी दिला रहे हैं, अखिलेश यादव दिला रहे हैं, प्रियंका गांधी दिला रही है। तो अब यदि भाईचारे से जब जब चलते थे तो यह क्षेत्र सदैव सबसे आगे होता था। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध इलाका यही दोनों मंडल है। इससे आप समझ सकते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो भाईचारे के रास्ते पे आना पड़ेगा, और भाईचारे के रास्ते पर आएंगे तो आपको जीत मिलेगी और हर कोई आगे बढ़ेगा। इसके बाद में आप देखें, यहां पर जो पिछले लंबे समय से जो समस्याएं आई हैं, जातिगत टकराव हुए हैं, धार्मिक टकराव हुए हैं, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था के नाम पर इनकाउंटर के तमाम सारे ड्रामे हुए हैं, इन सब चीजों को देख करके तमाम सारी लड़ाइयां हैं। और इस स्थिति में बहुत सारी चीजें, बागपत जिले की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ किसान सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और यहाँ पर किसानी का मुद्दा सबसे ऊपर है। चौधरी चरण सिंह इसी धरती से थे, चौधरी चरण सिंह की एक कर्मभूमि मानी जाती है। अब आप समझ सकते हैं, अब जयंत ने अपने चौधरी साहब पिताजी के जाने के बाद में संभाला है और उन्होंने नई तरह से राजनीति को शुरू किया है, बड़े सकारात्मक तरीके से किया है। यहां पर करीब टोटल मिलाकर के 24.7% जो है मुस्लिम आबादी है। तो इससे आप समझ सकते हैं यदि मुस्लिम और जाट मिल जाएगा तो यहां बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा आप यदि देखेंगे, आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है। उसका एक दर्द है, दंश है यहां पर, और वो दंश जरूर दिखाई देगा। सहारनपुर में वुड का कारोबार बर्बाद हुआ है, वुड कार्विंग कारोबारी आज परेशान है और यह जो इसका निर्यात होता है वो करीब 1000 करोड़ का होता है, जो कि 5000 करोड़ तक जा सकता था, लेकिन इस सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। नतीजा यह हुआ है कि ये कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कोविड ने उस पर और दाग लगाया है। यह एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के संबंध में बड़े सारे विवाद चल रहे हैं, गन्ने का मूल्य नहीं मिला है और इन सारी स्थितियों में सब ये देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। और इस बुरी स्थिति में यदि आप आएंगे तो चाहे मेरठ का उद्योग हो, चाहे सहारनपुर का उद्योग हो, चाहे मुजफ्फरनगर या बागपत के किसानी और दूसरी चीजों के और व्यवसाय की चीजें हो, सब बर्बादी में गई हैं। बना है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, एक्सप्रेस वे बना है, दूसरी चीजें बनी हैं, लेकिन यहां के लोग कहते हैं 3 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल दे करके गरीब आदमी तो नहीं चल सकता है। मध्यम आदमी जब उस पर चलता है तो उसके दर्द महसूस होता है। इस पर तो वही चल पाएगा जिसके पास पैसा होगा। एक मतदाता ने कहा कि ये अदानी अंबानी के लिए बने हैं, हमारे लिए एक्सप्रेसवे थोड़ी ना बने। आप अंदर की सड़कें देखिए, अंदर के रास्ते देखिए, दूसरे प्रोजेक्ट देखिए, कहीं क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। न शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, ना सुरक्षा के उसमें हुआ है, ना ही आकर के आप यदि देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज या दूसरी चीजें जो बनाने की बात कही गई है उनमें ना प्रोफेसर्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना कोई है। ये क्या मतलब, सिर्फ दीवारों से मेडिकल कॉलेज होता है, दीवारों से चीजें होती हैं। जो नहीं बना है, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोविड के दौरान लोग मर रहे थे, कोई दिल्ली भाग रहा था, कोई चंडीगढ़ भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था, इलाज नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जब यह दशा हो तो इस दशा के बाद में आप क्या कहेंगे? हालत यह है कि यहाँ की यदि हम पूरी और चीजें देखें तो तमाम सारी चीजें ऐसे बर्बाद हुई हैं कि जिन पे बर्बादी पे हम यदि बात करेंगे तो आप एक चीज देखें, मेरठ की 7 विधानसभा क्षेत्र है, कुल मतदाता जो है इसमें 34 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें स्थिति यह है कि मेरठ जिले में की जो मेरठ की लोकसभा सीट है उसमें 4 विधानसभा सीटें मेरठ की आती हैं और एक दूसरी आती है, वो हापुड़ की आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो सरधना विधानसभा क्षेत्र है वो जहाँ से संगीत सोम
जिन्हें माना जाता है कि जिन्होंने गौ हत्या और दूसरे नाम पे एक समय में गौवध के नाम पे पूरा बवाल किया था, आज सबसे बड़ा जो कट्टी खाना है वो संगीत सोम का है, सबसे बड़ा धंधा है। और संगीत सोम इसी सरधना विधानसभा क्षेत्र से है। सरधना विधानसभा क्षेत्र में हम गए तो वहां पर भी यही स्थिति मिली। कुछ लोग तो बिल्कुल कट्टर मार देने की जैसी स्टाइल में बातें कर रहे थे जो संगीत सोम के समर्थक थे, लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्ग और समझदार लोग कह रहे थे कि नहीं, अब हमें भाईचारा चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये स्थिति थी। तो ये सीट जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इसके बाद आप देखिएगा कि जो हस्तिनापुर विधानसभा सीट है मेरठ की, वो बिजनौर लोकसभा सीट में आती है। सिवाल खास विधानसभा सीट वो बागपत लोकसभा क्षेत्र में आती है। यानी जो 7 विधानसभा क्षेत्र मेरठ में आते हैं उनमें से 4 सिर्फ मेरठ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, शेष दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में। इसलिए उनके गणित में बड़ा अंतर है। इसके अलावा मेरठ लोकसभा क्षेत्र में हापुड़ का जो है इलाका आता है, वो विधानसभा हापुड़ विधानसभा क्षेत्र आती है। तो आप ये समझ सकते हैं जो 5 विधानसभा क्षेत्र मेरठ लोकसभा क्षेत्र में है उनकी स्थिति क्या है, उसके बाद बात करेंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से इस समय भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं जो तीसरी बार बने हैं। और राजेंद्र अग्रवाल की स्थिति यह है कि इनका अंतर इतना सूक्ष्म था कि थोड़ा सा झटका लग जाता तो ये हार जाते 2019 के चुनाव में। जबकि इस बार अब हालात बदले हैं। आरएलडी सपा गठबंधन मजबूती से आने के कारण अब इस पूरे क्षेत्र में जो सीटें हैं, 5 सीटें हैं, उनमें कौन सी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, उसमें जो वहां के लोग कहते हैं उन्हें 2 सीटें नजर आती हैं, एक कैंट की, एक दक्षिणी की। शेष उन्हें लगता है कि सारी सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं भाजपा के हाथ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ धोखा किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उनको उन्होंने दरकिनार किया है उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग निजी तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्यार करते थे। तो ये स्थिति है। यहां हिंदू मुस्लिम और जात के नाम पर यह सदैव चुनाव होता रहा है। मुस्लिम दलित गुर्जर वोटरों की संख्या यहां काफी ज्यादा है। अपराध भी यहां होता था, लेकिन इस बार एक अच्छी चीज है, हर कोई कहता है कि अपराधी काबू में। तो निश्चित रूप से योगी की यह बात लोग मानने को तैयार है, लेकिन बेटियां असुरक्षित हुई हैं, यह बात एक बड़ी है कि लड़कियां आज सुरक्षित नहीं हैं, बाकी अपराध कम हुए। तो इस बात को लोग मानते हैं। यहां पर यदि आप थोड़ा सा इसका धार्मिक समीकरण देखें तो उसके अनुसार यहां हिंदू 63% है, टोटल सारी जातियां और वो मिला के 63% के आसपास है, और मुस्लिम 35% के आसपास है, 34-35%। और इस हिसाब से यहां पर बैस वोटरों का काफी प्रभाव रहता है, वो दूसरों पे दबाव डाल लेते हैं। इसलिए ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर वोटर भी हैं और वो काफी प्रभावशाली हैं। तो ऐसी स्थिति में आज 7 विधानसभा क्षेत्रों में से मेरठ की 6 पर बीजेपी है, लेकिन इस बार गणित बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो इस बात को समझा जाए कि इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, और आप यह मान के चलिए कि इस बार यह इलाका बहुत दूसरे फैसले लेकर के आएगा। हम आपको कल बताएंगे कि जो बाकी 58 सीटों पे चूंकि 10 तारीख को वोट पड़ना है, और उन 58 में से बाकी सीटों का हाल क्या होगा। 26 सीटों का आपको मैंने बता दिया। तो इस स्थिति में इन 26 सीटों में अब भाजपा बिल्कुल उलट जा रही है, और गठबंधन और दूसरे दल कांग्रेस दूसरी तरफ आ रहे हैं। अब देखना होगा किसको क्या मिलता है।